डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा मैंने आपको कहा था, नेहरू जी के पॉलिटिकल थॉट को दो पार्ट में मैंने कवर करने की कोशिश की है। ये पार्ट टू है। पार्ट वन का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में कि कैसे आप पॉल साइंस हेल्प वेबसाइट से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग कवर कर रहे हैं उनके सोशलिज्म के थॉट को, जो इंडिया में 91 तक रहा, मिक्स्ड इकोनॉमी जैसा। अभी भी कई चीजें उसकी हैं। उनके थॉट नेशनलिज्म पे और डेमोक्रेसी पे। So let us begin. Political thought of Nehru, Part 2, Socialism, Nationalism and Democracy. डियर स्टूडेंट्स, यदि हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चन और सिलेबस को देखें नेहरू जी पे, तो बहुत सिंपल है। बीए ऑनर्स के सिलेबस में ओनली सेक्युलरिज्म है, नेहरू सेक्युलरिज्म। लेकिन यदि क्वेश्चन आप देखें तो 2019 में है नेहरू ऑन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब यहाँ पे सेक्युलरिज्म नहीं, सोशलिज्म में पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सेक्युलरिज्म पे हम चर्चा कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में उनके जो अदर थॉट है इंक्लूडिंग सोशलिज्म, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। 2018 में क्वेश्चन है डिस्कस नेहरूज आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड इट्स रिलेवेंस फॉर कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो ये तो फिर अगेन सोशलिज्म पे उनके थॉट हो गए, यहाँ भी सेक्युलरिज्म पे नहीं है। केवल 2017 में क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन्स नेहरूज व्यूज ऑन सेक्युलरिज्म। इसको देख के आपको क्या लगता है कि सेक्युलरिज्म के साथ आपको सोशलिज्म भी जरूर ही जानना चाहिए नेहरू जी के, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन वर्जन ऑफ सोशलिज्म, जो मिक्स्ड इकोनॉमी के फॉर्म में हमारे सामने आया, जिसका हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा असर है। इसलिए हमें वो जानना चाहिए। सो दिस इज अबाउट पास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे उनके थॉट्स को। आइए नेहरू जी के सोशलिज्म को, समाजवाद को समझने की कोशिश करते हैं 3-4 स्लाइड में। बेसिकली सिलेबस में बीए ऑनर्स के केवल सेक्युलरिज्म है, लेकिन क्वेश्चन सोशलिज्म से पूछा जाता है और ये उनका कोर थॉट है। सो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले जैसे हम लोगों ने सेक्युलरिज्म में देखा कि उसका आधार क्या था, क्या थ्योरेटिकल फाउंडेशन थे, इन्फ्लुएंसेस थे, जिससे कि उनकी सोशलिज्म की आइडिया जो है क्रिस्टलाइज हुई। तो इसको मैंने तीन ये लिया है। मल्टीपल इनकाउंटर्स आप देख सकते हैं कि कैसे उनके जीवन में सोशलिज्म एज ए थ्योरी, एज ए प्रैक्टिस, एज ए एक्सपीरियंस उनका सामना होता है सोशलिज्म से। आपको पता है कि वो एक अमीर घराने में पैदा हुए थे, चांदी के चम्मच जैसा लेके कहते हैं, और उनका एकदम एक साहबी लाट साहब की तरह उनका बचपन हुआ था। उनको घर में टीचर पढ़ाने आते थे, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश एंड ऑल। तो जब तक वो कैम्ब्रिज गए तब तक समझिए कि वो बोर्जुअजीज थे, जो एक टिपिकल अर्बन मिडिल क्लास होता है। तो सोशलिज्म से उनका जो पहला जो इनकाउंटर हुआ वो एज ए स्टूडेंट कैम्ब्रिज में हुआ। वहां पे फैबियन सोशलिज्म का उस समय जमाना था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उसके चैंपियन थे, सिडनी वेब, इन सब को उन्होंने, वो कंटेम्प्रेरी भी थे, उन सब को उन्होंने लेक्चर सुना वहां पे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और वो फैन हो गए। फेबियन सोशलिज्म क्या था? एक तरह का इंग्लिश सोशलिज्म, जहां पे कि ग्रेजुअलिज्म है, पैसिफिज्म है, मतलब कि लड़के नहीं, एकदम टॉलरेंस के साथ, डेमोक्रेसी के साथ समता लाना है, सबको इनइक्वलिटी खत्म करना है। तो वो एक तरह का सोशल डेमोक्रेसी समझ लीजिए, जो अभी भी वहां नॉर्डिक कंट्रीज में है और यूरोप में काफी पॉपुलर है सोशल डेमोक्रेसी। तो फेबियन उसका एक इंग्लिश रूप था, जहां पे ग्रेजुअलिज्म, धीरे धीरे सब कुछ होना, इंक्रीमेंटलिज्म, और तो उसको उन्होंने एक तरह से एज ए स्टूडेंट अपनाया। फिर बर्ट्रैंड रसल भी एक सोशलिस्ट थे, उनके भी लेक्चर वो सुनते थे, उससे प्रभावित हुए। इवन मैरिड केनीस, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनकी भी आइडिया से वो प्रभावित हुए। तो ये जो उनका इनकाउंटर था, ये तो एकेडमिक था, वेग था, यूटोपिक था, रोमांटिक कह सकते हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा सोशलिज्म बहुत समझ में आया नहीं। सेकंड उनका इनकाउंटर होता है 1921 में, वो गांधी जी के साथ अवध, यूपी जाते हैं, लखनऊ जिसको आप एरिया समझ सकते हैं, वहां पे फार्मर्स मूवमेंट हो रहा था बहुत बड़ा। उन्होंने बहुत, मतलब पुलिस पे और वो सब लड़ाई हो रही थी फार्मर्स के बीच में, बहुत बड़ा आंदोलन था, 2-3 साल चला था। गांधी जी उस आंदोलन में इनको ले गए थे। वहां पे जब इन्होंने किसानों को देखा, अधनंगा, फटा, गरीब, दबा कुचला, तो इनको लगा कि, इन्होंने कहा कि जैसे मुझे लाइटनिंग स्ट्रक करती है, बिजली चमकती है, कौन जाती है। मैंने देखा, अरे ये भारत है, ये लोग हैं, हम लोग तो शहर में रहते हैं, ऊंची ऊंची बातें कांग्रेस में करते हैं, बोर्जुअजीज लोग हैं, पढ़े लिखे बैरिस्टर्स, और क्या इनसे हम
इनके लिए हम आजादी की मांग कर रहे हैं, इनको हम जानते नहीं है, और उनको सोशलिज्म का पर्पस दिखा। ये है सोशलिज्म, हमें इनका उद्धार करना है। ये जो दबे कुचले लोग हैं, मजदूर हैं, वुमेन हैं, जो दलित हैं, उनका उद्धार करना ही सोशलिज्म है। तो उनका ये सेकेंड इनकाउंटर बहुत इंपॉर्टेंट था। जो थर्ड इनकाउंटर हुआ वो 1926-27 में, वो यूरोप जाते हैं, रसिया जाते हैं, और वहां पे वो अपने आंख से देखते हैं रसिया में मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशन हो चुका था, लेनिन उस समय में वहां पे थे, और कैसे वहां पे जो है वो एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वैल्यूज बदल रहे हैं। वहां वो मार्क्सिज्म के जो है फैन हो जाते हैं, लेनिनिज्म के फैन हो जाते हैं। लेकिन वो उसकी शॉर्ट कमिंग भी देखते हैं कि कैसे जो है ह्यूमन राइट्स को कुचला जा रहा है, इंडिविजुअल फ्रीडम को नहीं दिया जा रहा है, सिविल लिबर्टी जो है वो नहीं है, तो रेजिमेंटेशन है, ऑथोरिटेरियनिज्म है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो इस तरह से उनके आइडिया बनते हैं। तो अब देखिए कि उसका इसेंस क्या था। देखिए इस तरह से जब उनका आइडिया बनेगा तो वो किस टाइप का सोशलिज्म को अपनाएंगे। तो वो अपने को खुद बोलते थे कि हम एक लिबर्टेरियन मार्क्सिज्म है, मार्क्सिस्ट है। मतलब कि मार्क्सिज्म को हम तो एज ए थ्योरी अच्छा मानते हैं, लेकिन उसका जो लिबरल पार्ट है, मतलब जो उसको लिबरलिज्म से हम अटैच करते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सिविल लिबर्टी होनी चाहिए, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी मेंटेन्ड होनी चाहिए, उसको हम नहीं छोड़ सकते। फेबियन सोशलिज्म को भी उन्होंने मिक्स किया, जिसमें ग्रेजुअलिज्म है, पैसिफिज्म है, टॉलरेंस है, सबको कन्विंस करके, कॉपरेट करके, कंसेंसस से बात मनवाना, ना कि वायलेंट और सुपर इंपोज करके जो मार्क्सिज्म में होता है। देन गांधीयन मोरल फिलॉसफी को उन्होंने उसमें डाल दिया कि जो हमारा मीन्स है, वो कोई भी एंड अचीव करने के लिए जो हम माध्यम अपनाते हैं, जो तरीके अपनाते हैं, वो भी मोरल इथिकल होना चाहिए, जो गांधी जी का था, जिसको डिओन्टोलॉजी बोलते हैं। ये नहीं कि बाय हुक एंड क्रूक हम कुछ भी कर लें, मतलब एंड अच्छा तो मीन्स कुछ भी कर लो, वो उनका नहीं था। तो इस तरह से इन्होंने सबको मिला करके एक इंडियन वर्जन ऑफ यूनिक सोशलिज्म बनाया, जो कि सबका हॉच पॉच जैसा था। मार्क्सियन भी थोड़ा है, फेबियन सोशलिज्म भी है, गांधीयन मोरल फिलॉसफी भी है, और वो कहते थे कि हम कोई आइडियोलॉजी से बंधे नहीं रहेंगे, इंडिया को अपना यूनिक टाइप ऑफ सोशलिज्म चाहिए, जो इसके कॉन्टेक्स्ट, उसके परिस्थिति के अनुसार उसके सोसाइटी में समता ला सके, सोशल डेवलपमेंट ला सके, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। वो यूरोपियन सोशलिज्म से हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने जो है कम्युनिज्म को भी नकार दिया, कैपिटलिज्म को तो नकारा ही। तो एक तरह का समझ लीजिए कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या सोशल डेमोक्रेसी कह सकते हैं, लेकिन उसका भी इंडियन वर्जन। डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म, उनके अनुसार से डेमोक्रेसी और सोशलिज्म दोनों माध्यम थे, मींस थे। एम क्या था? इंडिविजुअल फ्रीडम, डिग्निटी और सोशल डेवलपमेंट, अशरिंग न्यू सिविलाइजेशन। उनका एम ये था कि हम इंडिविजुअल को और ज्यादा फ्रीडम देंगे, उसको हम डिग्निटी देंगे, उसको अच्छी लाइफ देंगे, उससे सोशल डेवलपमेंट होगा और एक नया सिविलाइजेशन आएगा। उसके लिए जो मींस हैं वो सोशलिज्म भी है और डेमोक्रेसी भी है, ये दोनों अपने आप में एंड नहीं है। देन ही लिंक्ड colonial नेशनलिज्म एंड स्वराज विद सोशलिज्म। उनका कहना था स्वराज और सोशलिज्म दोनों मिला हुआ है, यानी कि पॉलिटिकल फ्रीडम बगैर समाज में समता लाए हुए बेकार है, झूठा है। इसका मायने क्या था? जो कई लोग कहते थे, लोहिया जी से लेके और अंबेडकर जी और कई, कि जब तक सोशल रिफॉर्म नहीं होता है, समाज में सुधार नहीं होती है, इनइक्वलिटी रहती है, तब तक पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो मीनिंगलेस है। गांधी जी भी यही कहते थे। इसलिए वो स्वराज को या नेशनलिज्म को जो है वो सोशलिज्म के साथ मिला देते हैं। वो कहते हैं कि हम स्वराज और सोशलिज्म एक खाने में है, और दूसरे खाने में कैपिटलिज्म और उसका जो डिकेइंग रूप है इंपेरियलिज्म और फैसिज्म है। हम लड़ते हैं इससे, स्वराज और सोशलिज्म के साथ। देन उनका जो लक्ष्य था वो एक क्लासलेस सोसाइटी जैसे मार्क्स में होता है वो था, सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी थी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी इंडिविजुअल को देना था, लेकिन उसके साथ में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को इंटैक्ट रखना है, सिविल लिबर्टी को इंटैक्ट रखना है, इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम को बनाए रखना है। तो इसलिए इनका एक अलग काइंड ऑफ सोशलिज्म हो गया जो मिक्स था। इनका जो मेथड था वो तो फैबियन सोशलिज्म में से आया, पीसफुल है, कोऑपरेटिव है, कंसेंसस बिल्डिंग है, विद इन फ्रेमवर्क ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट है, जो जुडिशियरी है, जो अदर जो इंस्टीट्यूशन जो बने हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, जैसे कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर का हो, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो, इस टाइप के जितने इंस्टीट्यूशन हैं, उसके तहत ही जो है हमें काम करके सोशलिज्म करना है। तो उनका जो मॉडल था वो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल हो गया। आपको पता है नेहरूवियन मॉडल है, जिसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्स है, मतलब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेंट्रल प्लानिंग के थ्रू रैपिड,
बहुत तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाना, बेसिक इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना, फार्मिंग में देखिए तो कोऑपरेटिव फार्मिंग की इन्होंने नींव रखी, कम्युनिटी डेवलपमेंट, आपको पता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इन्होंने बनाया, बीडीओ, जो कि एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत था, रूरल एरियाज में रूरल डेवलपमेंट के। लैंड रिफॉर्म इन्होंने किया, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के 9 शेड्यूल में डाला कि जुडिशरी उसको कुछ ना कर सके। लैंड सीलिंग भी उन्होंने अडॉप्ट किया, जमींदारी सिस्टम खत्म किया, और राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी खत्म करने की उन्होंने कोशिश की अपने टाइम में। तो ये उनका जो है सोशलिज्म का एक तो आधार क्या था और क्या उसका इसेंस था, ये हम लोगों ने देखा। थोड़ी इस पे और आगे है कि हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी क्रिटिक भी देखने की कोशिश करेंगे। यदि हम लोग ये देखें कि नेहरूबियन सोशलिज्म कैसे मैनिफेस्ट हुआ है, जैसे मैंने सेक्युलरिज्म में बताया, यहां मैंने ईयर वाइज दिया है, इसमें बहुत कुछ और कहा जा सकता है, लेकिन मैं इतना ही दे पाया हूं एक स्लाइड में जितना हो सकता है। वैसे 1934 के पहले 1931 में ही कराची सेशन में उन्होंने मनवा लिया कांग्रेस से कि हमारा ध्येय जो है वो सोशलिस्ट सोसाइटी को लाना है। यहां पर आप एक बात जरूर समझिए कि नेहरू जी भले सोशलिज्म से इतना चार्म्ड हो गए थे मार्क्सिज्म से, लेकिन कांग्रेस आफ्टर ऑल एक बोर्जुआजी पार्टी थी। उसमें अधिकतर लोग जो है शहरी मिडिल क्लास, बैरिस्टर, लॉयर, पढ़े लिखे जमींदार किस्म के लोग थे, तो वो इतने इंथुजियास्टिक नहीं थे इस सोशलिज्म से। बाद में एक स्वतंत्र पार्टी कट के अलग भी बन गया। एक दूसरा धड़ा था लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, उस टाइप के लोग जो कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी थी, उसके तहत वो बहुत रिवोल्यूशनरी थे, वो बहुत कुछ करना चाहते थे। तो ये रेडिकल और कंजर्वेटिव के बीच में नेहरू जी बीच बचाव करते रहते थे, इस टाइप का था। मतलब कांग्रेस एज ए पार्टी बहुत इंथुजियास्टिक सोशलिज्म के लिए कभी नहीं रही, और यही लोहिया जी को इससे शिकायत भी थी। 1934 में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है, जो मैंने आपको बताया, लोहिया जी उसके पार्ट बनते हैं, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी एंड मिस्टर मेहता एंड ऑल। 1936 में नेहरू जी डिक्लेयर करते हैं कि सोशलिज्म इज माई क्रीड, मेरा धर्म है, विच आई होल्ड विथ ऑल माई हेड एंड हार्ट। 1947 से 50 में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वो उसके निर्माता बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली उन्हीं की विजन का रूप है, वैसे तो अंबेडकर जी ने उसका ड्राफ्टिंग किया था। उसमें कूट कूट करके भरा हुआ सोशलिज्म है। पूरा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो आर्टिकल 38 से 51 में चौथे पार्ट में है, फोर्थ पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारा कुछ नथिंग बट सोशलिज्म है, सोशलिस्ट विजन है। वहां पे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वर्क है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है। वहां पे ये है कि समाज में समता लाया जाएगा, ऊंच नीच की दीवार को कम की जाएगी, प्रॉपर्टी और इनकम एंड वेल्थ का सही बंटवारा होगा। मेनी मेनी आप पढ़ सकते हैं इसको। देन रिजर्वेशन भी जो है वो एक जो जो है आर्टिकल, वो भी सोशलिज्म का ही पार्ट है, मतलब एफर्मेटिव एक्शन कह लीजिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इक्वलिटी में भी जो है कि किसी तरह से किसी में मतलब भेद नहीं किया जाएगा, वो भी सोशलिज्म है। और प्रेम्बल में तो खैर इंदिरा गांधी ने दिया, लेकिन वो निहित था कि सोशलिस्ट स्टेट हमारा जो है वो है। 1948 में जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन पहला आता है, वो ब्लूप्रिंट होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का। उसमें बांटा जाता है 3 टाइप के इंडस्ट्री, और ये कहा जाता है कि अधिकतर जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, स्ट्रेटजिक हैवी बेसिक इंडस्ट्री, वो पब्लिक सेक्टर में रहेगा, प्राइवेट के लिए कुछ छोड़ा जाता है। 1950 में जो है जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है, लैंड रिफॉर्म किया जाता है, लैंड सीलिंग की जाती है। वैसे आधा अधूरा ही होता है, इसमें सफलता मिलती नहीं है, क्योंकि वही जमींदार लोग और वेस्टेड इंटरेस्ट जो है उसमें रोड़ा अटकाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। और वहीं पे प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है 1950 में। 1955 में बहुत इंपॉर्टेंट है, अवधि जो मद्रास के पास में है, वहां कांग्रेस का रिजोल्यूशन पास होता है, जहां डेमोक्रेसी और सोशलिज्म पे, वहां पे कांग्रेस डिक्लेयर करती है नेहरू जी के इंसिस्टेंस पे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वेयर द प्रिंसिपल मींस ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर सोशल ओनरशिप, प्रोडक्शन इज प्रोग्रेसिवली स्पीडेड अप एंड देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ, ये हमारा ध्येय होगा। कांग्रेस ऐसा डिक्लेयर करती है, वैसे आधे अधूरे मन से। 1956 में सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आता है, इसमें महालोमडीस आ गए हैं प्लानिंग में, स्टैटिस्टिकल प्लानिंग में, और वो इंडस्ट्री की तरफ ले जाते हैं। वो 1948 की तरह यहाँ भी जो है पब्लिक सेक्टर को जो है वो प्राइम रोल दिया जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। पब्लिक सेक्टर टू कंट्रोल कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड कॉन्सेप्शन ऑफ ए वेलफेयर स्टेट लाया जाता है, ये 1956 में होती है। 1958 बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेहरू जी ने आउटलाइन किया कि उनका अप्रोच क्या है सोशलिज्म का। उन्होंने कहा कि ये नॉन वायलेंट है, ग्रेजुअल है, फेबियन सोशलिज्म की तरह, टॉलरेंस के साथ है, पीसफुल कोऑपरेटिव मीन से आएगा, और सोशियो इकोनॉमिक चेंज लाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, न्यू सिविलाइजेशन लाएगा सोसाइटी में।
सोशलिज्म इज नॉट ओनली अ वे ऑफ लाइफ बट ए सर्टेन साइंटिफिक अप्रोच टू सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उनका कहना था कि ये केवल वे ऑफ लाइफ नहीं है, ये एक तरह का साइंटिफिक अप्रोच है हर सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सोशलिज्म एक बहुत अच्छा मेथड है, साइंटिफिक मेथड है। ऑब्जेक्टिव इज इंडिविजुअल इंप्रूवमेंट एंड लेसनिंग ऑफ इनइक्वलिटी, बट वी शुड नॉट फॉरगेट द इथिकल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे वो गांधी जी के मोरल प्रिंसिपल को ले आते हैं, मोरल फिलॉसफी को। ये कहते हैं कि ये सही है, हमारा एम क्या है, समाज में समता लाना है, इंडिविजुअल का लाइफ को इंप्रूव करना है, लेकिन जो इसका मोरल इथिकल जो एस्पेक्ट लाइफ है उसको हम नहीं दबाएंगे, कुचलेंगे नहीं, जैसे कम्युनिज्म में कुचल दी जाती है। नेशनल प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। यदि हमको फास्ट यदि प्रोडक्शन करना है, बहुत ह्यूज प्रोडक्शन करना है इंडिया जैसे देश में, तो नेशनल प्लानिंग, सेंट्रल प्लानिंग रिक्वायर्ड है, और तभी उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। लैंड रिफॉर्म आर इसेंशियल फॉर रेडिकल इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। उनका मानना था, वैसे वो कर नहीं पाए। सो दीज वर द मैनिफेस्टेशन ऑफ नेहरूबियन सोशलिज्म। इसमें बहुत कुछ और कहा सकता है, लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम में इतना आपके लिए काफी होगा। यदि हम ये देखें कि उनके क्रिटिक जो उनके नेहरूबल सोशलिज्म के काफी ज्यादा हैं, इस पे तो आप समझ सकते हैं कि लोहिया जी से लेकर के जयप्रकाश नारायण और तमाम क्रिटिक ने जो है, और अभी यदि आप देखेंगे कि अभी के डिस्कोर्स में तो नेहरू जी को कोसने वाले लोगों की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो अप्रिशिएट भी आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो लोग जो उनकी क्रिटिसिज्म करते हैं कि एक तरह का ये आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है, ये हॉच पॉच था आइडियोलॉजिकल, ना तो ये मार्क्सिज्म था, ना ये फैबियन सोशलिज्म था, ना ये सोशल डेमोक्रेसी ही पूरा था, तो है क्या। तो बहुत लोगों ने इसको इस तरह से दूसरा कि ये एक बॉर्जुअजी सोशलिज्म था और ये वेलफेयर कैपिटलिज्म था। नाम है सोशलिज्म, लेकिन एक्चुअली आप जो है वेलफेयर कैपिटलिज्म है, मतलब कि वेलफेयर स्टेट है जो कैपिटलिस्ट भी है। देन सेकंड पे आरोप लगाया जाता है कि इनका जो सोशलिज्म था, इट फेल टू ब्रिंग डिजायर्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो उनका कहना था कि हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, बहुत फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ऐसा ज्यादा हुआ नहीं। आजादी से लेकर के 30 साल तक जो है 3.5% के आसपास जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट चला, जिसको कि राज कृष्णा ने जो है बहुत ही डेराइडिंग वे में कहा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इस पे काफी बहस हुई कि क्या ऐसा कहना चाहिए। तो मतलब खैर 3.5% बहुत कम भी नहीं था, लेकिन बाद में देखें तो हमने 10% तक हम गए, 6% तो बाद में नॉर्मल हो गया, तो वो उस हिसाब से कम था। देन लॉप साइडेड जो ग्रोथ हुआ भी ना, ये अलग बात है कि मान लीजिए पाई है, ग्रोथ है, ये बढ़ के मान लीजिए कि इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसका जो हिस्सा मिला ना वो लॉप साइडेड था। मतलब इनकम वेल्थ डिस्पैरिटी और बढ़ गया, इंडिविजुअल के बीच बढ़ गया, क्षेत्रों के बीच में बढ़ गया। जैसे झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल पिछड़ा हुआ है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और डेवलप हो रहा है। तो हर जगह जो है असमता आई, मतलब समता नहीं आ पाई। कुड नॉट प्रोवाइड यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, तो बहुत ये रहा। सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि आप शिक्षा और हेल्थ केयर तो सबको फ्री दीजिए, वो आप नहीं दे पाए, बिल्कुल नहीं हो पाया। राइट टू एजुकेशन समझिए कब जाकर के 2009 में लागू करना पड़ा। अभी भी आयुष्मान भारत की हम लोग बात करते हैं, अभी तक हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ केयर नहीं दे पाए हैं, तो वो विजन नहीं हो पाया। क्लोज प्रोटेक्टेड इकोनॉमी रहा, मतलब आपने यहाँ पे रोक दिया इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को रोक दिया, आपने प्रोटेक्ट किया टैरिफ ऊंचा करके, तो यहाँ पे लोग आलसी हो गए, हाई कॉस्ट इकोनॉमी हो गया। जो मान लीजिए एक शर्ट जो है जो बाहर में बन रहा है 50 रुपए में, यहाँ 200 रुपए में बन रहा है, कोई कोई कंपटीशन नहीं है। उससे जो है एक तरह का काफी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हुआ, पब्लिक सेक्टर में करप्शन आई, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कर रहा है, स्कूटर बना रहा है, लोग 10-10 साल तक वेट कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो व्यवस्था हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रुक गया। देन नेक्स्ट जो है इट नेग्लेक्टेड द एग्रीकल्चर सेक्टर। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने बातें तो शुरू की कि लैंड रिफॉर्म करेंगे, जमींदारी सिस्टम खत्म भी किया, लेकिन जैसे ही उनको अपोजिशन मिला तो वो तो सबको साथ लेके चलने वाले थे, उनका सोशलिज्म, वही उनके कदम ठिठक गए। रूरल डेवलपमेंट में भी कोई खास नहीं कर पाया, वो इंडस्ट्री की तरफ चले गए। सो ही गेव मोर इंपॉर्टेंस टू लार्ज एंड हैवी इंडस्ट्री देन एग्रीकल्चर। हाफ हार्टेड लैंड रिफॉर्म किया गया, रुक गया, वेरी लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में थी। बहुत समय तक हम अनाज जो है इंपोर्ट करते रहे, जब तक कि ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, जो कि नेहरू जी के बाद हुआ। कई लोग कहते हैं कि उनका सोशलिज्म एक शैम है, एक छद्म है, एक फैकाड है, एक वीनियर है, मतलब एक आवरण है, जबकि एक्चुअल में वो फ्री कैपिटलिज्म था। वहां पे बहुत सारे कैपिटलिस्ट उस समय बड़े बड़े बने, जमनालाल बजाज, बिरला, टाटा एंड ऑल, मतलब जैसे अभी होता है अदानी अंबानी जैसे लोग कहते हैं, उस टाइप से उस समय भी जो है वो लोग आरोप लगाते थे, क्रोनी कैपिटलिज्म एंड अदर्स, तो वो उस समय में भी चलता रहा। इट फेल टू ब्रिंग अबाउट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू सिविलाइजेशन एज प्रॉमिस। तो जो और बेसिकली इसे लोहिया जी कहना था कि आपने समाज के लिए कुछ नहीं किया। समाज क्या चेंज हुआ, कास्ट सिस्टम हो, अनटचेबिलिटी हो,
धर्मों के बीच में हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, पंचायती राज हो, कुछ नहीं हुआ। समाज वैसा ही बना रहा, वही व्यवस्था रही, वही उसी तरह की जो है जो फेडरल जो समाज हमारा है उस टाइप का रहा। केवल ऊपर दिल्ली में बैठ करके आप सेंट्रल प्लानिंग कर रहे हो, बंटवारा कर रहे हो रिसोर्सेज का, और बड़े बड़े प्लांट और हैवी मशीनरी लगा दे रहे हो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे और सोच रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये इन पे बुराई की जाती है। प्लानिंग कमीशन इटसेल्फ एक तरह का हाथी जैसा बन गया। वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सुपर पावर था, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बनी थी। उसका वो सभी इकोनॉमिक डिसीजन अब दिल्ली में बैठ के ले रहे हैं। तो समझिए कि ये कैसे संभव है कि दिल्ली में बैठ के कोई डिसाइड करे कि तमिलनाडु के उस गांव में क्या होना चाहिए। सारे नीचे के जितने व्यवस्था थे, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट और सब केवल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बन गए। तो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन हो गया, ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया, और उससे लाइसेंस परमिट राज बनी, जो कि एक ऐसा सुरसा जैसा हो गया जिसने हमारे डेवलपमेंट को बिल्कुल चोक कर दिया, इंटरप्रेन्योरशिप को खराब कर दिया। उसके चलते ही जो है लिबरलाइजेशन 91 में करना पड़ा, क्योंकि इस लाइसेंस परमिट राज के तहत सभी कसमसा रहे थे, कोई भी जो है उद्यमिता ही जो है खत्म कर दी गई। सो दिस वाज द क्रिटिक टू नेहरूवियन सोशलिज्म। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी समझना चाहिए कि इन्होंने एक बेस दिया इंडिया को, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बेसिक और जिसको हैवी इंडस्ट्री कहते हैं, वो उन्होंने दिया और तेजी से दिया, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बन सके। आज जितनी भी हम लोग कर पा रहे हैं वो नेहरू के दिए हुए इंडस्ट्रियल बेसिस पे कर पा रहे हैं। और उनका विजन इतना विशाल था कि आज भी बेसिकली उसी को कैरी जो है किया जा रहा है, चाहे सरकार कोई भी रहे, चाहे हम कितनी भी बुराई करें, लेकिन उनका जो उन्होंने जो करके वो चले गए हैं वो हमारे लिए एक मिसाल है। और उसकी जब तुलना आप करेंगे ना पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, घाना के साथ, जितने कंट्री उस समय आजाद हुए, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाट ही डिड। और इवन चाइना से भी यदि आप कंपेयर करें तो चाइना भले ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमसे बहुत ज्यादा कर लिया हो, लेकिन आज वहां पे कोई सिविल लिबर्टी नहीं है, कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ऑथोरिटेरियनिज्म है, लोग वहां पे कसमसा रहे हैं। तो हमें उन्होंने आजादी के साथ, डेमोक्रेसी के साथ, उन्होंने जो कुछ भी दिया, कम भी दिया, तो लेकिन यहाँ के लोग आजाद हैं, ये नेहरू जी की देन है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस। एक एक स्लाइड मैंने उनके नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी पे लिया है, वैसे इसलिए केवल क्योंकि आपको जानना चाहिए नेहरू जी भारत के भाग्य निर्धाता रहे हैं, तो उनकी क्या थॉट है। आप कंपैरिजन में भी आपको टैगोर के साथ में और सावरकर जी के साथ में आप कंपेयर करने में आपको हेल्प होगा। यदि हम उनकी नेशनलिज्म की बात करें तो वो एक तरह का सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री के प्रतिपादक थे। मतलब कि ही प्रोपाउंडेड सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री। सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है कि हिस्ट्री का सोशियोलॉजिकल व्यू, सोसाइटी कैसे, सिविलाइजेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होता रहा है जमाने से। उन्होंने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है या ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा है, वो उनका एक एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री वो उन्होंने दिया वर्ल्ड को अपने थॉट में। तो वो उसी आइडिया से उनका नेशनलिज्म आता है। देखिए उनके ही वर्ड में, नेशनलिज्म इज इसेंशियली ए ग्रुप मेमोरी ऑफ पास्ट अचीवमेंट्स, ट्रेडिशंस, एक्सपीरियंस। मतलब ग्रुप मेमोरी है, जब एक पूरा कॉम जो है सोचता है कि हमने पास्ट में कैसे किया, हमारा वेद कैसे रचा गया, हमारे मुगल कितने ग्रेट थे, हमारा ताजमहल कैसा है, इस टाइप का जब सोचते हैं, पीपुल हैव सॉट कंफर्ट्स एंड स्ट्रेंथ इन देयर ओल्ड ट्रेडिशन। और हम जब उनको सोचते हैं तो हमको लगता है कि हम महान हैं। ठीक है कि आज हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारा इतिहास बहुत जो है, ये एक फैमिली भी सोचता है, एक इंडिविजुअल भी सोचता है, उस तरह से एक पूरी कॉम सोचने लगती है, तो वो देश हो जाता है। नेहरू जी का कहना था, रिमार्केबल डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट एज हैज बीन रीडिस्कवरी ऑफ द पास्ट एंड ऑफ द नेशन। उनका कहना था कि मॉडर्निटी ने जो एक बहुत अच्छी चीज दी है वो है नेशन, क्योंकि नेशन जो है वो रीडिस्कवरी ऑफ द पास्ट है। जब पूरा का पूरा एक कॉम अपने पास्ट से अपने को आइडेंटिफाई करने लगता है कि हम हजारों साल से साथ रह रहे हैं, साथ हमारी डेस्टिनी रही है, हमारा होप्स रहा है, हमने साथ ही ट्रबल को झेला है, आक्रमण झेला है, हमने इस पूरे दौर में आगे बढ़े हैं, कदम से कदम मिला के, हाथ से हाथ पकड़ के एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा हमारा वर्ल्ड व्यू है, तो वो एक नेशन है। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है। उनका कहना है कि लोगों को जोड़ने के लिए है। लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम है वो आगे हम लोग देखेंगे। हिज नेशनलिज्म वाज सेकुलर, कोई इसमें धर्म का नहीं था। उनके लिए बिल्कुल बेकार की बात थी कि हिंदू नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म, नो। रैशनलिस्ट था, मतलब हर चीज तर्क के बेसिस पे तौलो, क्योंकि वो तो इनलाइटनमेंट से वो प्रभावित थे, साइंस, रीजन, रैशनलिटी को वो भगवान मानते थे। तो रैशनलिस्ट था, मॉडर्नाइजिंग था। जैसे आपने देखा कि उनका कहना था कि ये मॉडर्निटी की देन है नेशन जो है, पास्ट से एक कॉम जुड़ता है, ये मॉडर्न थॉट है।
और यूनिवर्सलाइजिंग है, क्योंकि वो ह्यूमनिज्म में बिलीव करते थे। तो उनका कहना था कि नेशन जो है अपने आप में कोई चीज नहीं है, पूरी ह्यूमैनिटी में ये सोच है। हर ह्यूमैनिटी, हर कॉम अपने अपने पास्ट से जुड़ रहा है, अपने ग्लोरी को खोज रहा है, और इस सब मिल करके जो है सभी नेशन जो है वो ह्यूमैनिटी की ग्लोरी को बढ़ा सकते हैं। ये यूनिवर्सलाइजिंग था। तो इसलिए वो रिलीजियस नेशनलिज्म को तो बिल्कुल वो नकारते थे। कल्चरल एंड मिलिटेंट नेशनलिज्म जैसे सावरकर का था, उसको भी बिल्कुल वो नकारते थे। नैरो कंसेप्शन ऑफ नेशनलिज्म, जो भी नेशनलिज्म बांटता है, जो ईगोइस्ट है, जो अदर का फीलिंग रखता है, जो कम्पिटिटिव है, जो मिलिटेंट है, जो अपने इंटरेस्ट की बात करता है, वो सब उनके लिए नकारने लायक था। उनके लिए जो है वो पूछते थे, गांव में जाके, देहात में जाके, भारत माता की जय का नारा लगता था। वो बोलते थे भारत माता क्या है। वो किसानों से पूछते थे, जाटों से पूछते थे, सिखों से पूछते थे। लोग जो है बिविल्डर्ड होते थे। नेहरू जी खुद लिखते हैं, लोग उनके आंखों में देखते थे कि क्या जवाब दें इसका, क्या है भारत माता। कुछ लोग कहते थे कि भारत माता मेरी धरती है। नेहरू जी उन लोगों को समझाते थे, नहीं, भारत माता धरती तो है, पहाड़ है, नदियां हैं, झील हैं, ये पूरी हिमालय सब है, लेकिन असली भारत माता इसके लोग हैं। लोग जो हर जाति के हैं, हर कल्चर के हैं, हर धर्म के हैं, हर लैंग्वेज के हैं, हर क्रीड के हैं। वो जो लोग हैं, वो लोग ही भारत माता हैं। जब बोलते हो भारत माता की जय, तो तुम अपने लोगों की जय बोलते हो, तुम अपनी जय बोलते हो, वही भारत। कहने का मतलब क्या है, ये उनकी थॉट जो है, भारत माता की थॉट ह्यूमनिज्म से निकलती है। मतलब ह्यूमन जो है वो इसेंस है, इंडिया के जो लोग हैं वो इसके इसेंस हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति को हो। इसलिए भारत क्या है, भारत वो है जो भारतवासी है। सोचिए इनकी थॉट, सोचिए कहां जाती है। ही वॉज अवेयर। लेकिन अब यहां देखिए, यहां सेकेंड थर्ड पॉइंट पे देखिए कि उनको नेशनलिज्म एक बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि एक पूरा कॉम पास्ट से जुड़ता है, अपने ट्रेडिशन से जुड़ता है, उसमें ग्लोरी पाता है। लेकिन ही वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ द पिटफॉल ऑफ नेशनलिज्म, जो टैगोर कहते थे कि ये बांटता है ह्यूमैनिटी को, लोगों को बांटता है, बॉर्डर, टेरिटरी, कॉम्पिटिटिव है, हमारा नेशन अच्छा, तुम्हारा नेशन बुरा, हम तुमको दबा करके आगे बढ़ेंगे, ईगोइस्ट होता है, इसमें वैनिटी आती है, घमंड आता है। ये सब इसकी बुराई थी, उनको पता था। इसलिए उनके ही शब्दों में, नेशनलिज्म इज एन अनरिलायबल फ्रेंड एंड एन अनसेफ हिस्टोरियन। आपका ये अच्छा दोस्त नहीं है, और ना ही ये हिस्ट्री के लिए कोई खास आपको मदद करता है। It blinds us to many happenings and sometimes distort the truth. It blinds us to many happenings and sometimes distorts the truth. स्पेशली यदि हमारे देश से संबंधित, कहता है कि आपको कई बार वो अंधा बना देता है, आपको सत्य नहीं देखने देता है, आपको झुठलाता है, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई जो चीजें हैं आपको वो सही दिखती हैं, और आप उसको भी सच मान लेते हो नेशनलिज्म के नाम पे कि ये हमारा नेशन में है, ये हमारे नेशनल लीडर ने कहा, यही सत्य है, जो बाहर के लोग कह रहे हैं वो। तो इस तरह की जो जो एकदम टैगोर वाली, अगेन वो टैगोर से काफी प्रभावित होते हैं। टैगोर ने दिया था सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म, मतलब एक सिंथेसिस है, ऑल नेशंस आर पार्ट ऑफ द सेम ह्यूमैनिटी। नेहरू जी भी मानते थे दे शुड वर्क हैंड इन हैंड, यहाँ हैंड होना चाहिए, फॉर प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी विदाउट एनी इल विल, कंपटीशन, ईगो। सभी ह्यूमैनिटी के जस्ट पार्ट है, जो टैगोर कहते हैं एक ट्री है, उसके ब्रांचेज हैं, बुक है, उसके पेजेज हैं, सभी अपने अपने तरह से ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। सब मिल के कॉपरेशन से काम करें, इंटरडिपेंडेंसी से काम करें, एक मतलब कदम ताल करते हुए करें, एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं, ईगो में नहीं, लड़ाई से नहीं, डिविजिव से नहीं, अदर फीलिंग से नहीं, मिलिटेंसी से नहीं। ये उनका नहीं था, ये सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म बिलीव करते थे। इसलिए उनका आइडिया देखिए, उन्होंने दिया पंचशील का आइडिया, प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। उन्होंने चाइना के साथ साइन किया था, पूरी दुनिया में उसको फैलाना चाहते थे, नाम के थ्रू करना चाहते थे। उनका इंटरनेशनलिज्म, वो नेशनलिज्म को लिमिट ही नहीं रखना चाहते थे, उनके लिए नेशनलिज्म जस्ट एक पार्ट है ह्यूमैनिटी का। इसलिए आप देखिए कि मतलब ही वॉज ए ग्रेट इंटरनेशनलिज्म। उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट की स्थापना की, उन्होंने एफ्रो एशियन यूनिटी के लिए काम किया बाडुंग सम्मेलन में। उस समय में वो वर्ल्ड के ग्रेट लीडर माने जाते थे, वो पूरे एशिया अफ्रीका की आवाज थे। उनका कहना था कि हमारी जो हिस्ट्री है वो पार्ट है पूरे ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री का, हम कोई अलग नहीं है, और हम जो नेशनलिज्म के लिए लड़ रहे हैं वो पार्ट है फ्रीडम के लिए। सोशलिज्म जो है वो पार्ट है पूरे सिविलाइजेशन को बदलने की, ये केवल हम अकेले नहीं कर रहे हैं ये इंडेवर। एंड ही लिंक्ड नेशनलिज्म टू सोशलिज्म, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया है। नेशनल फ्रीडम ये केवल इसलिए लाना है क्योंकि हमको सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, केवल इसलिए नहीं कि हमको फ्रीडम मिल गई और हम वैसे ही जो है सोसाइटी हमारा वैसे ही रह जाए।
सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के एम से हमको नेशनल फ्रीडम चाहिए, पॉलिटिकल फ्रीडम चाहिए। सो दिस वाज हिज थॉट ऑफ नेशनलिज्म। यदि हम उनके थॉट्स डेमोक्रेसी पे देखें तो आपको पता है कि वो डेमोक्रेसी के बिगेस्ट चैंपियन रहे हैं। इनफैक्ट आज यदि इंडिया डेमोक्रेसी है तो हमें उनका श्रेय देना चाहिए नेहरू जी को। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के साथ जितने कंट्री आजाद हुए, आप कोई भी कंट्री ले लीजिए आसपास, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन श्रीलंका में बहुत सारी प्रॉब्लम आई, बर्मा और अफ्रीका में घाना एंड अदर्स, हर जगह डेमोक्रेसी डगमगाई, हर जगह डेमोक्रेसी का साथ छूटा। इंडिया जब आजाद हुआ था तो लोग कहते थे, जितने थिंकर्स थे वेस्टर्न थिंकर, कि इंडिया ऐसे बिखरेगा ताश के पत्ते की तरह, देख लेना, ये तो एक राष्ट्र है ही नहीं। लेकिन नेहरू जी का विजन था कि आज भी एक फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी है। तो उनके थॉट डेमोक्रेसी पे देखिए क्या था। फॉर हिम डेमोक्रेसी वॉज बेस्ट पॉलिटिकल मीन्स मेथड टू अचीव सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। वो मिल से प्रभावित है, जेएस मिल से। ही वॉज क्रिटिकल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। उनका कहना था कि वेस्टर्न जो लिबरल डेमोक्रेसी, जबकि इंग्लिश डेमोक्रेसी बहुत प्रभावित है, लेकिन कहना था कि वहां सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, ऊपर पॉलिटिकल इक्वलिटी है, पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन उनके मैरिज में, उनके समाज में, उनके इकोनॉमिक्स में इनइक्वलिटी है। कैपिटलिज्म इसेंशियली इनइक्वल सिस्टम है। तो इसलिए वो उसको बोलते थे कि वो हम नहीं मानेंगे। ही वॉज क्रिटिक ऑफ मार्क्सियन सोशलिज्म ऑल्सो, मैंने आपको बताया है, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है और इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं है, इसलिए उन दोनों को मिलाकर उन्होंने एक अपना ब्रांड ऑफ सोशलिज्म बनाया, जो कि जिसमें सोशलिज्म भी है, डेमोक्रेसी भी है, इंडिविजुअल फ्रीडम भी है, लिबर्टी भी है, नेशनल प्लानिंग मार्क्सिस्ट जैसा है, और उसमें फेवियन सोशलिज्म भी है और गांधीयन मोरल फिलॉसफी भी है। टू हिम डेमोक्रेसी इंश्योर्स इंडिविजुअल फ्रीडम, राइट्स एंड जस्टिस। इसलिए सबसे अच्छा है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत प्रिय था। वो एक ह्यूमनिस्ट थे, वो रैशनलिस्ट थे, वो यूनिवर्सलिस्ट थे। इसलिए उनके लिए इंडिविजुअल फ्रीडम, राइट और जस्टिस, जो भी व्यवस्था बनाएगा पॉलिटिकल, वो सबसे अच्छा है। इसलिए डेमोक्रेसी सबसे अच्छा है। उन्होंने डेमोक्रेसी को कभी नहीं छोड़ा। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था कि हमने पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया, इलेक्शन में जीत गए, एडल्ट सफरेज, सबको वोट का राइट मिल गया, वन पर्सन वन वोट। नो, उनका कहना था असली इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है जब समता इसमें आएगी ना, वेल्थ इनकम में, तब जाकर के पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मायने होगा, नहीं तो वो मीनिंगलेस है। यहाँ पे वो लोहिया जी, अंबेडकर जी सबके बराबर खड़े होते हैं। बोथ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म वेर ओनली मीन्स फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोशल डेवलपमेंट। ये मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, उनके लिए ये केवल माध्यम है। ये अपने आप में सोशलिज्म या डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है, ये एक केवल मीन्स है इंडिविजुअल फ्रीडम और सोशल डेवलपमेंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और जो मैंने आपको बताया कि वो ग्रेट चैंपियन जो है डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रहे। हमें यहाँ पे और समझना चाहिए कि इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ नेहरू जी की हमें एक रोबस्ट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल सेटअप मिला। पार्लियामेंट की उन्होंने इज्जत की रक्षा की, वो अपनी बुराई सुनते थे क्योंकि पार्लियामेंट जिंदा रहे। आप एक बात को और यहाँ पे गौर कीजिए, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, नेहरू जी जितने करिस्मेटिक लीडर थे और जितने पॉपुलर थे, और इंडिया में जितनी ऑथोरिटेरियनिज्म है, मतलब इंडिया में ना एक स्ट्रांग लीडर को हमेशा से पसंद किया जाता है, चाहे वो अशोक सम्राट हो चाहे अकबर हो। नेहरू जी मिनटों में जो है ऑटोक्रेट बन सकते थे, ऑथोरिटेरियन वो बन सकते थे, निक्रुमा की तरह बिल्कुल बन सकते थे और बहुत पॉपुलर होते। लेकिन उन्होंने डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए हर तरह का उन्होंने बुराई सुना। लोहिया जी की एक तरह से समझिए कि गाली जैसे बौछारों को उन्होंने झेला पार्लियामेंट में, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को उन्होंने हार्म नहीं करने दिया। उनकी लोगों ने बुराई की, चाइना वॉर के बाद जो है उनको लोगों ने पब्लिकली बेइज्जत किया, लेकिन उन्होंने सबको सहा। उन्होंने इंस्टीट्यूशन को कभी रौंदने की कोशिश नहीं की। ऑफकोर्स उन पे कुछ आरोप लगाए जाते हैं जो कि बहुत नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जैसे कि उन्होंने केरला में सरकार, चुनी सरकार को गिराया और उससे एक बहुत गलत परंपरा हुई। लेकिन मोर और लेस जो 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 आज इंस्टीट्यूशन की हम देख रहे हैं व्यवस्था, उसको बनाए रखने में, उसको तोड़ने ध्वस्त नहीं करने में, जो कि बाद में इंदिरा गांधी ने काफी उसको ध्वस्त किया, मुझे ऐसा फील होता है, वो उन्होंने बनाए रखा। और उसी के चलते आज भी हम लोग जो है आजादी की सांस ले रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में है, सरकार की बुराई करने की हिम्मत लोग करते हैं, और फिर भी जो है हम सब मिल करके साथ में चल रहे हैं और सबको बनाए रख रहे हैं। हमारा कोई ऑटोक्रेटिक स्टेट नहीं है, डेमोक्रेटिक है। तो ये नेहरू जी की देन है, उनकी जो डेमोक्रेसी में ग्रेट आस्था थी, और जो उन्होंने उसके लिए न्यूछावर किया अपना सब कुछ, अपना ईगो, अपना सेल्फ इंटरेस्ट, उसे हमें जरूर याद करना चाहिए, डिस्पाइट हिज ऑल शॉर्ट कमिंग्स, जो हर ग्रेट लीडर की दुनिया में रही है।
सो दिस इज ऑल अबाउट हिज थॉट्स ऑन डेमोक्रेसी। डियर स्टूडेंट्स, ये रेफरेंसेस है, आप रेफर कर सकते हैं। मैंने कुछ ही इसमें दिया है जो मैंने रेफर किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने दो बुक को रेफर किया है, दोनों बुक काफी अच्छे हैं। मुझे ओपी गौबा की भी बुक अच्छी लगती है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। सेकंड बुक तो बहुत ही अच्छी है। और आप देख सकते हैं कि खास करके जे स्टोर की जो आर्टिकल्स है मैंने आपको बताया है, फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको पढ़िए। उसमें बेस्ट जर्नल आर्टिकल आपको मिलते हैं, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली और इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल, वर्ल्ड के बेस्ट जर्नल। तो मैं बहुत ज्यादा बैंक जो है उन पे किया है, और कुछ जो ऑनलाइन साइट से भी हेयर एंड देयर जो इंफॉर्मेशन लेने की है मैंने लिया है। इग्नू की स्टडी मटेरियल भी बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। सो दीज आर द रेफरेंसेस। यदि आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपको पता है इससे मेरा पैशन बना रहेगा, तो सबको फायदा है, क्योंकि इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, और वो केवल आपके जो है सब्सक्रिप्शन और कमेंट जो है एक फ्यूल करता है। वेबसाइट आपका अपना है paulsciencehelp.in, उस पर इसका पीडीएफ मिलेगा, वहां जाइए। अधिक से अधिक संख्या में लोग जा रहे हैं, थैंक यू। ईमेल आप लिख रहे हैं, थैंक यू। और लिखिए मुझे, टेलीग्राम चैनल, ट्विटर पे भी मैं अवेलेबल हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ, बी हैप्पी, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।